So hello everyone. So now we are going to revise the Prevention of Money Laundering Act, right? तो अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें, बहुत सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। एंड सबसे मजे की बात है, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दो सब्जेक्ट्स के अंदर आपका काम आने वाला है। ये पेपर 4 दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, पेपर 4 में भी काम आने वाला है। और पेपर 6D जो हम लोग का इलेक्टिव लॉ है उसके अंदर भी काम आने वाला है। तो दोनों ही जगह पे ये चैप्टर जो है काम आने वाला है, राइट? तो नाउ बिफोर स्टार्टिंग फॉर्मूला विद द रिविजन नोट्स, जस्ट लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अगर हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें तो देखो, अल्टीमेटली ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो नाम से क्या लग रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी को लॉन्डर किया जा रहा है और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है। लॉन्डर किया जा रहा है मतलब, लॉन्डर किया जा रहा है मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले क्या होता है कि भाई इलीगल एक्टिविटीज करके कुछ लोग पैसे कमाते हैं। इलीगल एक्टिविटीज के अंदर ड्रग्स का स्मगलिंग से लेके मर्डर तक बहुत कुछ आ सकता है। बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है जो स्पेसिफाइड है इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले इलीगल एक्टिविटीज करके पैसा कमाया जाता है और उस पैसे को कमाने के बाद कोशिश किया जाता है कि कैसे उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके, राइट? तो दे ट्राई कि उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दें एंड बाद में शान के साथ समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपनी लाइफ जिए। तो आपको दिखेगा काफी लोग ऐसे होंगे कि समाज के अंदर दे हैव हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी एंड बहुत ही शान के साथ जी रहे हैं, बट प्रैक्टिकली उन्होंने जो पैसा कमा रखा है वो क्या है? वो ब्लैक मनी का पैसा था जो उन्होंने व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया है एंड देन उन्होंने एसेट परचेज कर लिया है। एंड दैट इज हाउ दे डू मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए वो लोग चार्टर्ड्स की मदद लेते हैं, वो लोग प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं, इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व होती है, तब जाकर ये मनी लॉन्ड्रिंग हो पाता है। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे? मनी लॉन्ड्रिंग करने पे स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट लगाए, स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लगाए। जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए असिस्टेंस दे रहे हैं उनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लगाए। कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रिंजेंट सिस्टम लाया जाए ताकि वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा ना दे सके, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट ना कर सके एंड रेदर मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने में गवर्नमेंट की मदद करे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटायर एक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक्ट पूरे देश में एप्लीकेबल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना? इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के अंदर जो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी है जिसकी अपन बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो एक्ट बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, to punish those involved in the offense of money laundering and to confiscate the property derived by money laundering। मैंने बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग करा है, मैंने ब्लैक मनी जनरेट करा है, इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया है, फिर उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया है, उस व्हाइट मनी से एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, फिर गवर्नमेंट को पता चला कि अच्छा जी, सानिध्य सराफ की ये जो प्रॉपर्टी है वो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया हुआ प्रॉपर्टी है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला प्रॉपर्टी है, कॉन्फिस्केट करो जी, जब्त करो जी, जैसा कि बेनामी एक्ट में भी हुआ था। ठीक है? सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। हालांकि हम लोग तो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हमारा तो पूरा का पूरा जो पैसा होता है वो बिल्कुल वाइट चैनल के थ्रू आता है ना? बट दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग यू एग्जाम्पल, तो गलत मत समझ लेना। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर में क्या होता है कि सबसे पहले कुछ लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और इलीगल एक्टिविटीज करके पैसा कमाते हैं, राइट? और उसके बाद उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे कौन से इलीगल एक्टिविटीज की बात हो रही है? इस चैप्टर में कौन से ऑफेंसेस की बात हो रही है? क्या दुनिया भर में जितने ऑफेंसेस हैं हर किसी ऑफेंस की बात हो रही है? नो। उसके लिए 3 पार्ट स्पेसिफाइड है इस एक्ट के अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, राइट? तो पार्ट ए के अंदर आप देखोगे तो पार्ट ए के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज आती हैं, फिर पार्ट 2 के अंदर आता है, पार्ट 3 के अंदर आता है, पार्ट 4 के अंदर आता है, राइट? If you see part A, it consists of para 1, it consists of para 2, it consists of para 3, it consists of para 4। If you see part B, तो part B के अंदर टोटल 25 पैराज हैं। इसके अंदर इंडियन पैनल कोड से लेके, करप्शन से लेके, आर्म्स एक्ट से लेके, वाइल्ड लाइफ, चाइल्ड लेबर एक्ट, सीबी एक्ट, कस्टम एक्ट, सब कुछ आता है। पार्ट सी की अगर हम बात करें, दिस इन्वॉल्व्स ऑफेंसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस। ये सब आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ओके, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड हैं कि अगर आप ये सारा एक्टिविटीज करके पैसा कमाओगे और व्हाइट मनी में कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला के अंदर फंसोगे,
ठीक है ना। तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को डिफाइन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैव बीन डिफाइंड, जिनके पास सिविल कोर्ट्स के पावर्स होंगे, जिनके पास सर्च एंड सीजर के पावर्स होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी को अटैच करने का पावर होगा ऑन द प्रोविजनल अटैचमेंट बेसिस। ठीक उसी तरीके से जैसा अपन बेनामी में भी देखते हैं, राइट, कि जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होगा या जो भी डेप्यूटी डायरेक्टरेट होगा, अगर उसके पास कोई रीजन टू बिलीव होगा कि भाई सानिध्य सराफ के पास जो प्रॉपर्टी है वो सानिध्य सराफ ने इलीगल एक्टिविटीज करके कमाया है, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो सानिध्य सराफ उस प्रॉपर्टी को कंसील कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं लगा पाएंगे कि वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से एक्वायर की गई प्रॉपर्टी थी। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर क्या हो सकता है कि वहां पे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो क्या कर सकता है, प्रोविजनल बेसिस में प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, राइटिंग में ऑर्डर पास कर सकता है फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। 180 डेज तक के लिए क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी को प्रोविजनल बेसिस में अटैच किया जा सकता है। ये जो अटैचमेंट होता है दिस इज जस्ट ए प्रोविजनल अटैचमेंट, फॉर द टाइम बिंग अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर दिया 180 डेज के लिए। फाइनल अटैचमेंट का ऑर्डर तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के द्वारा आएगा। तो दिस इज समथिंग यू सी इन द चैप्टर, राइट। इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम लोग, ओवरव्यू, ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज, सेक्शन 12। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो लोग क्या कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। तो बैंकों के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफी सारे ऑब्लिगेशंस ले डाउन किया गवर्नमेंट ने। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पावर्स डिफाइन किए हैं। स्पेशल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टू फैसिलिटेट स्पीडी ट्रायल्स, कि पॉमला को जो कार्रवाई होगा वो नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं होगा, उसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स नियुक्त किए जाएंगे, स्पेशल कोर्ट्स फैसिलिटेट किए जाएंगे। फिर अगेन ये बताया गया है कि जो पॉमला का ऑफेंस है वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगेन अपील्स के प्रोसेस को भी डिफाइन किया गया है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ द अपील्स। क्रॉस बॉर्डर जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी इस चैप्टर के अंदर चर्चा की गई है, उसके ऊपर भी इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि पॉमला के अंदर क्या होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, पहले इलीगल एक्टिविटीज किया जाता है, उसके बाद पैसा कमाया जाता है। इलीगल एक्टिविटीज कौन से होंगे, तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की एक लिस्ट प्रिस्क्राइब की गई है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। वो जो पैसा कमाऊंगा उसको कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि सानिध्य सराफ ने पैसा कमाया, दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, राइट। और उसके बाद हर एक चीज को डिफाइन किया गया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, शेड्यूल्ड एक्टिविटीज कौन सी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पावर को डिफाइन किया गया है, बैंकों के ऊपर ऑब्लिगेशन ले डाउन किया गया है, स्पेशल कोर्ट के कॉन्सेप्ट को सेट किया गया है, पॉमला के ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया है, अपील का पूरा प्रोसेस सेट किया गया है, क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो दिस इज द इंटायर क्रक्स ऑफ द चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इनसाइड इट। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द समरी नोट्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो समरी नोट्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, अपना मेंटर के वेबसाइट में मिल जाएगा इन द फ्री रिसोर्सेज सेक्शन। मेरे जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं आपको सबके सब अपना मेंटर में मिल जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में, ई लाइब्रेरी के सेगमेंट में। अपना मेंटर हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है, आप हर फैकल्टी के क्लासेस परचेज कर सकते हैं, वहां से बेस्ट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, राइट। सो कीप दैट इन माइंड। अब अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले बंदा इलीगल एक्टिविटी करता है, वो जो इलीगल एक्टिविटी है वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट में स्पेसिफाइड है पॉमला के अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। फिर वो पैसा कमाता है जिसको कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। पैसा कमाने के बाद अगर वो चुप हो जाता तो वो पॉमला नहीं होता, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर उस पैसे को कमा कर, एक तो कहो ना कि भाई मेरा इलीगल पैसा है, तो दैट इज कि यू हैव अर्न्ड मनी बाय इलीगल मींस। लेकिन यहां पे वो बंदा क्या कर रहा है, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इलीगल मैनर में पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे क्लेम कर रहा है कि देखो ये तो मेरा व्हाइट मनी है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। डेफिनेशन दिया सेक्शन 3 के अंदर, बोला गया है मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन डिफाइंड एज एनी प्रोसेस और एक्टिविटी दैट इज कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन और यूज एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग एज ए अनटेंटेड प्रॉपर्टी। क्या वर्ड यूज किया, अनटेंटेड प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी में बिल्कुल दाग ना हो। उसके बाद सेक्शन 4 के अंदर बोला गया है कि जो भी बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा या जो भी मनी लॉन्ड्रर की मदद करेगा, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में असिस्टेंस देगा, वो सारे लोग जाएंगे जेल और चक्की पीसेंगे। मिनिमम 3 साल का जेल होगा, मैक्सिमम 7 साल का जेल होगा। और सिर्फ जेल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ तुमको गवर्नमेंट खाना पीना फ्री में खिला रही है, फाइन भी लेंगे तुमसे। और फाइन के क्वांटम को डिफाइन नहीं कर रहा है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑफेंस यू आर डूइंग। और अगर आपने जो ऑफेंस करा है वो नार्कोटिक एंड फिजियोथेरेपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत करा है, ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग करी है, तो मिनिमम 3 साल का जेल तो है ही है, बट मैक्सिमम 7 साल की जगह आपको 10 साल तक का जेल हो सकता है एंड फाइन भी लग सकता है। लग सकता है नहीं, रदर लगेगा, कितना लगेगा वो डिफाइन करेगा कोर्ट। फिर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डिफाइन किया गया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है।
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब वो प्रॉपर्टी जो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को करके कमाया है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट में स्पेसिफाइड है। वो प्रॉपर्टी आप इंडिया में ले रहे हो तब भी वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो प्रॉपर्टी आप इंडिया के बाहर ले रहे हो तब भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। उस प्रॉपर्टी का जो इक्विवेलेंट वैल्यू इंडिया में होगा उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। उसके बाद शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या होता है। तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस मतलब वो ऑफेंसेस जो पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल में कवर्ड है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 4 पैराज हैं उसके अंदर, वो ऑफेंसेस जो पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल में कवर्ड है। पार्ट बी के अंदर हमने देखा था कितने सारे पैराज थे, कितने सारे ऑफेंसेस थे, राइट। या वो ऑफेंसेस जो पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल में कवर्ड है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल में कवर्ड है तो इन दैट केस द वैल्यू शुड एक्सीड 1 करोड़ रुपीज और मोर, तभी वो फॉर्मूला के अंदर आएगा। तो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस मतलब पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी। पार्ट बी के अंदर वैल्यू 1 करोड़ और मोर, एंड पार्ट सी को कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसेस। और हर एक शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को प्रेडिकेट ऑफेंस भी कहा गया है। अगर आपसे कोई पूछता है इस चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस, याद रखना शेड्यूल्ड ऑफेंस का ही डेफिनेशन आपसे पूछा जा रहा है। फिर आता है प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रॉपर्टी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, चाहे वो इंडिया के अंदर आपने ली हो, चाहे वो इंडिया के बाहर आपने ली हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज गिवन, राइट। एंड अगर आपके पास टाइटल डीड है किसी प्रॉपर्टी का तो वो भी प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो दिस आर द बेसिक डेफिनेशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मनी के प्रोसेस की बात करें कि मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस ना सिंपल सा 3 स्टेप में कैटेगराइज होता है। पहला, प्लेसमेंट। आपने जो पैसा इलीगल एक्टिविटी के थ्रू कमाया है उसको आप प्लेस कर दीजिए फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, लीगली आपके सीए को मदद नहीं करनी चाहिए आपके मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, बट प्रैक्टिकली एक सीए मदद करता है, राइट। तो आपका जो सीए होगा वो आपको असिस्ट करेगा, या जो भी प्रोफेशनल होगा वो आपको असिस्ट करेगा हाउ टू डू मनी लॉन्ड्रिंग। द फर्स्ट स्टेप इज द प्लेसमेंट, कि आपने जो भी पैसा इलीगल माध्यम से कमाया आप क्या करो, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डाल दो, बैंक्स वगैरह में डाल दो, राइट, इंडिया के बाहर भेज दो। उसके बाद होता है लेयरिंग। लेयरिंग का क्या मतलब क्या होता है? सीरियस कन्वर्जन और मूवमेंट ऑफ फंड्स, कि पैसा एक जगह मत रखो, अलग अलग जगह डाल के रखो, न्यूमरस अकाउंट्स में डाल के रखो, ट्रू ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर छुपा के रखो। अगर आपने पैसा बैंक में डाला तो उसका एफडी करवा लो, फिर एफडी से निकलवा लो, फिर गोल्ड में डाल दो, फिर म्यूचुअल फंड्स खरीद लो। उस पैसे को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, इस तरीके से घुमाते जाओ कि उसका जो ट्रू ओरिजिन है वो छुप जाए। और फाइनली क्या होता है? इंटीग्रेशन। आपने जगह जगह पैसा प्लेस कर दिया, लेयरिंग कर दी, फिर अलग अलग जगह जो भी आपने पैसा लगाया है, आपने इंडिया के बाहर पैसा स्मगल कर दिया था, वहां से मंगा लीजिए। आपने कम से कम 500,000 बैंक अकाउंट्स खोल लिए थे अलग अलग नाम से, उन सबसे पैसा निकाल लीजिए। और फाइनली क्या कर लीजिए? रियल स्टेट प्रॉपर्टी, बिजनेस वेंचर्स, लग्जरी एसेट्स वगैरह परचेज कर लीजिए। बॉलीवुड में भी बहुत सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का आज की तारीख में लगता है। उसके बाद आता है सेक्शन 12, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेक्शन 12, सेक्शन 3, 4, 8, 11, 12, मार्क दिस 5 सेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, खास करके 3, 4, 11 एंड 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? ऑब्लिगेशन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके तो उसके लिए जरूरी है कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्टिव रोल प्ले करें, और इसीलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं। इसका टेक्निकल नाम है रिपोर्टिंग एंटिटीज, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑन द रिपोर्टिंग एंटिटीज, राइट। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज के ऊपर काफी सारा ऑब्लिगेशन है। बोला गया है कि उनको अपने हर एक क्लाइंट का आइडेंटिटी मेंटेन करना है, हर एक क्लाइंट का केवाईसी नॉर्म मेंटेन करके चलना है। तो आप जब बैंक में अकाउंट भी खोलते हो तो आप देखते हो कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट लिया जाता है, आपका केवाईसी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। आपके बारे में हर एक जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। आपको पता है प्रैक्टिकली कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 10 लाख का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बैंक के अंदर एक 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट उस ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास जा चुका होता है कि ये बंदा 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहा है। क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब करके रखता है, वैल्यूज प्रिस्क्राइब करके रखता है कि इस वैल्यू से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा, इस कस्टमर के बैंक अकाउंट में इससे ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हमें इंटीमेशन चाहिए, ताकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ट्रेस कर सके कि वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर, कि बेनिफिशियल ओनर कौन है। ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट किसी और के नाम पे है बट ऑपरेट कोई और कर रहा है। तो ये सारा ऑब्लिगेशन है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस प्रिस्क्राइब्ड, टू रिकंस्ट्रक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स, टू मेंटेन केवाईसी नॉर्म्स। इनफैक्ट आपको पता है कि आपने किसी बैंक में अकाउंट क्लोज भी कर दिया ना, तब भी उनको 5 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर एंड टू फर्निश प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन थ्रू द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। उसके बाद बोला गया है अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग एंटिटी के जो डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करा तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, मिनिमम 10,000 रुपीज एंड मैक्सिमम 1 लाख रुपीज फॉर ईच फेलियर। तो यहाँ पे 2 पेनल्टीज हमने देखा, एक तो सेक्शन 4 के अंदर हमने देखा दैट इज द पेनल्टी ऑन द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, जिस बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके ऊपर पेनल्टी लग रहा था।
या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग में असिस्टेंस दे रहा था उसके ऊपर पेनल्टी लग रहा था। यहां भी एक पेनल्टी है, ये किसके ऊपर है? डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर है, अगर वो लोग इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अपील्स का प्रोसेस आता है इस चैप्टर के अंदर। तो अगेन हम लोग बात करें तो व्हाट हैपेंस इज दैट सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास करता है, जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, राइट। तो वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है वो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है फॉर ए पीरियड अप टू 180 डेज। 180 डेज तक के लिए प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द मैजिस्ट्रेट। दैट्स हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस। लेकिन अगर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है तो वहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील की जा सकती है विद इन 45 डेज। और लॉ के अंदर आप देखोगे कि जब भी अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील किया जाता है नॉर्मली 45 डेज के अंदर किया जाता है, और जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अपील किया जाता है नॉर्मली 60 डेज के अंदर किया जाता है। तो यहां भी सेम कहानी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज एंड सच ए डिले में बी कंडोन्ड इफ सफिशिएंट कॉज इज देयर। ठीक है, फिर जो एपलेट ट्रिब्यूनल होगा वो क्या कर सकता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकता है या मॉडिफाई भी कर सकता है या सेट असाइड भी कर सकता है। उसके बाद जो फैसला एपलेट ट्रिब्यूनल लेगा, एपलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं टू द हाई कोर्ट, अपील कर सकते हैं विद इन 60 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन। हाई कोर्ट भी अपने ऑर्डर डिले डिसीजन को क्या कर सकता है? कंडोन कर सकता है। हाई कोर्ट भी इस डिले को कंडोन कर सकता है, और हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है? एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को मॉडिफाई कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। और यहां पे जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है फॉर्मूला के अंदर। फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स की नियुक्ति की गई है। सेक्शन 43 टू 47 ऑफ फॉर्मूला के अंदर आप देखते हो स्पेशल कोर्ट्स की नियुक्ति की गई है। मेनली आपको सेक्शन 43 याद रखना है। यहां पे स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट किए गए हैं टू एंश्योर फैसिलिटेट ट्रायल ऑफ फॉर्मूला, टू फैसिलिटेट स्पीडी ट्रायल अंडर फॉर्मूला। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस फॉर विच अक्यूज्ड इज कमिटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड। यानी ऑफेंसेस को कौन कंसिडर करेगा मामला का? स्पेशल कोर्ट कंसिडर करेगा। और स्पेशल कोर्ट भी किसके बोलने पर ऑफेंस को कंसिडर करेगा? आपके पड़ोसी ने कंप्लेन कर दिया, हाँ जी मेरा पड़ोसी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है जी, मेरे पड़ोसी ने कंप्लेन कर दिया, उनको मेरे स्टूडियो की रिकॉर्डिंग से डिस्टर्बेंस होती है तो मुझसे बदला निकालने के लिए बोल दिया सानिध्य सराफ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है जी। तो क्या स्पेशल कोर्ट उसी को कंसिडर कर लेगा? नहीं करेगा। स्पेशल कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट अनलेस अ कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय द डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑफ एसडी ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय सीजी और एसडी। डायरेक्टर यानी यहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। फिर नेचर ऑफ ऑफेंसेस की बात की गई है। ऑफेंसेस लॉ में दो प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल होता है जो कि नॉन बेलिएबल होता है, और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल होता है जो कि बेलिएबल होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? ज्यादा स्ट्रिंजेंट कैटेगरी में आता है, जहां बेल आपको नहीं मिलता और सीधा आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जा सकता है। तो जो फॉर्मूला का ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल कैटेगरी में आता है। इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज अ नॉन बेलिएबल ऑफेंस। और जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जल्दी से बेल नहीं मिलता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर बेल सिर्फ कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में मिलते हैं, राइट। दैट इज अगर वो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसका जो एज है वो 16 ईयर्स से कम है, यानी वो बाल अवस्था में है, ही इज ए चाइल्ड, वो बच्चा है, एज 16 ईयर्स से कम है, तब जाकर कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल मिल सकता है। या फिर अक्यूज्ड वुमेन है, इफ द अक्यूज्ड इज ए वुमेन, तो यानी कि इफ ए वुमेन इज डूइंग द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो उसको बेल मिल सकता है, बट इफ ए मैन इज डूइंग द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो जल्दी से उसको बेल नहीं मिलेगा। या फिर अक्यूज्ड इज अ सिक और इन्फर्म पर्सन, बीमार व्यक्ति है। इसलिए आप देखते हो जनरली कोई भी सीरियस ऑफेंस करता है तो वो बंदा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई जी, मेरा हार्ट बम्स इंक्रीज होने लग गया जी, बिकॉज वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि उनको बेल मिल जाए। सिक और इन्फर्म पर्सन, ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है। और फाइनली कि वो जो अमाउंट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग का वो 1 करोड़ से कम है, अगर वो 1 करोड़ से कम है तब भी बेल मिल सकता है। यानी नॉर्मली बेल नहीं मिलेगा, बट इन 4 केसेस में बेल मिल सकता है। दैट इज एज इज लेस देन 16 ईयर्स, अक्यूज्ड इज अ वुमन या सिक और इन्फर्म पर्सन, या फिर अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज। फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है? प्रोविजनली अटैच कर सकता है उस प्रॉपर्टी को जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जिस बंदे के पास वो प्रॉपर्टी पाई गई है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और अगर उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच नहीं किया गया तो उसको कंसील कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर अनलॉफुल मैनर में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल बेसिस में आप लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। वो जो अटैचमेंट का पीरियड है वो 180 डेज तक के लिए होगा, और अगर कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर वगैरह लगा दिया है तो उस पीरियड को वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब प्रोविजनल अटैचमेंट के अगेंस्ट भी अपील किया जा सकता है इफ द पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द प्रोविजनल अटैचमेंट, और सेम प्रोसेस ऑफ अपील एप्लीकेबल हो जाएगा जो हमने डिस्कस किया था। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन टू द ऑथोरिटीज,
अगर पॉमला का इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ चल रहा है और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा गया है और अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो अथॉरिटीज को या गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसके लिए भी पेनल्टी स्पेसिफाई की गई है। दैट इज समथिंग यू हैव टू लर्न। यानी अभी तक 3 तरीके के पेनल्टीज देख लिए हमने। एक पॉमला का पेनल्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4, दूसरा वो जो डायरेक्टर के ऊपर लग रहा था बैंक का, और तीसरा आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेशन के वक्त। तो ये 3 तरीके की पेनल्टीज हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद जो पिछली बार अमेंडमेंट का पार्ट आया था, दैट इज एक अमेंडमेंट आया था सेक्शन 8 ऑफ पॉमला के अंदर। एक अमेंडमेंट आया था सेक्शन 8 ऑफ पॉमला के अंदर, that is where the adjudicating authority decides that if the property is involved in money laundering, he shall by an order in writing confirm the attachment of the property, right? He shall by an order in writing confirm the attachment of the property, and that shall continue during investigation for a period not exceeding 365 days. पहले ये 90 डेज हुआ करता था और 90 डेज को एक्सटेंड करके 365 डेज कर दिया गया था। तो एक अमेंडमेंट पिछली बार आया था कि सेक्शन 8 के अंदर पहले 90 डेज जहां लिखा हुआ था उस 90 डेज को क्या कर दिया था, 365 डेज कर दिया गया था। और अगेन 365 डेज काउंट करते वक्त जो भी हाई कोर्ट ने स्टे वगैरह लगाया है उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 11A नया इंसर्ट हुआ था, सेक्शन 11A। सेक्शन 12 के अंदर हमने क्या देखा था कि ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पार्ट आता है कि दे हैव टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स का आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे वेरीफाई करना है, बेनिफिशियल ओनर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए सेक्शन 11A बना दिया। बोला सेक्शन 11A ने कहा कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने क्लाइंट्स के आइडेंटिटी को, अपने बेनिफिशियल ओनर के आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। कैसे? बाय ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट, आधार कार्ड के थ्रू। आधार के 2 ऑथेंटिकेशन दिए हुए हैं, एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, एक ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। ऑप्शन ए इज ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार अंडर द आधार एक्ट, दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर ए बैंकिंग कंपनी। ऑप्शन बी इज ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर द आधार एक्ट। ऑप्शन सी इज यूज ऑफ पासपोर्ट, एंड ऑप्शन डी इज यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल ए ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो इन 4 माध्यम से रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या कर सकती है, अपने क्लाइंट्स के आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर सकती है। याद रखना आधार ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आधार ऑनलाइन वेरिफिकेशन, आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन, पासपोर्ट या फिर एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। एंड ये जो यूज ऑफ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा ये क्लाइंट की मर्जी होगी कि उसको अपने आप को आइडेंटिफाई कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करके कराना है, बैंक की मर्जी नहीं होगी। और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर किया जाएगा आधार देते वक्त, बैंक उसको कहीं लीक नहीं करेगा। ये सारी बातें क्लियर की गई हैं, राइट? ये सारी बातें क्लियर की गई हैं। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद एक पार्ट और आता है फॉर्मूला के अंदर जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके अंदर हम लोग समरी के अंदर इतना फोकस नहीं कर रहे, कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो लेटर से एक बंदा कांड करके आया यूएसए में, एक बंदा कांड करके आया यूएसए में, और वो क्या कर रहा है, यूएसए का जो ब्लैक मनी है उसको जनरेट करके इंडिया में एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। सिमिलरली एक बंदे ने पैसा इंडिया में कमाया है, बट वो जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उस ब्लैक मनी के थ्रू वो दुबई में परचेज कर रहा है। तो प्रैक्टिकली अगर इंडियन गवर्नमेंट उस बंदे को पकड़ना चाहती है जिसने इंडिया में ब्लैक मनी जनरेट करके प्रॉपर्टी दुबई में परचेज किया है, तो कहीं ना कहीं वो जो दूसरा स्टेट है, दूसरा कंट्री है दुबई, उसको दुबई की मदद की जरूरत होगी। सिमिलरली अगर दुबई गवर्नमेंट भी उस बंदे को पकड़ना चाहती है जिस बंदे ने प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज करा है वहां के मनी को यूज करके, तो दुबई गवर्नमेंट को भी इंडियन गवर्नमेंट की जरूरत होगी। और इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को दुबई गवर्नमेंट की जरूरत होगी, दुबई गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट की जरूरत होगी टू कलेक्ट दैट कल्प्रिट एंड टू कलेक्ट एविडेंसेस अगेंस्ट दैट कल्प्रिट। तो उसको लेकर भी प्रोविजंस बनाए गए हैं इन द फॉर्मूला। उसको लेकर भी क्या होगा, प्रोविजंस बनाए गए हैं इन द फॉर्मूला। That is procedure to collect evidence if evidence is available in a foreign country या contracting state with which agreement has been entered for the exchange of information। तो यहां पे बोला गया है कि इन दिस वेरी सिनेरियो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो सीधा दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करेगा, उसको अपने सुपीरियर ऑफिसर को अप्रोच करना है कि आप स्पेशल कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट प्लेस कर दीजिए। कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीधा दुबई गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करेगा, हमारा जो स्पेशल कोर्ट है वो दुबई गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस सिचुएशन में क्या करेगा, रिक्वेस्ट प्लेस करेगा टू द स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट ऑन बीइंग सैटिस्फाइड दैट एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन, स्पेशल कोर्ट पहले सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई इस बंदे को पकड़ने के लिए सचमुच एविडेंस की जरूरत है और वो एविडेंस सिर्फ दुबई से मिलेगा। तब जाकर स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इश्यू करेगा टू द कोर्ट और द ऑथोरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो दुबई के अंदर जो भी कोर्ट होगा या जो भी ऑथोरिटी होगा उसको एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा स्पेशल कोर्ट की इस बंदे को हमें पकड़ना है, हमें डाउट है कि इसने प्रॉपर्टी दुबई में परचेज करी है और हमें एविडेंसेस की जरूरत है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमें रिक्वायर्ड एविडेंसेस दे दीजिए। एंड सिमिलरली इज द प्रोसेस वाइस वर्सा, सिमिलरली इज द प्रोसेस वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है जो फॉर्मूला के अंदर दिया गया है। दिस इज ऑल्सो समथिंग गिवन इन फॉर्मूला, सो दिस इज अगेन समथिंग यू हैव टू रिमेंबर।
याद रखना यहाँ पे हमने फॉर्मूला पूरा डिस्कस नहीं किया है, एक एक पॉइंट छोटे से छोटा डिस्कस नहीं किया है, हमने मेनली क्या किया है, फॉर्मूला का जो क्रक्स है उसको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले फॉर्मूला का डेफिनेशंस देखा, वो इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या होता है, शेड्यूल्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, दैट इज समथिंग वी सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट बी के अंदर लिमिट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट था, डेफिनेशन। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट था, पेनल्टी। सेक्शन 8 का हमने सिर्फ अमेंडमेंट का पार्ट देखा कि 90 डेज 365 डेज हो गया है। सेक्शन 8 को हमने पूरा डिटेल्ड में डिस्कस नहीं करा, तो सेक्शन 8 आप एक बार डिटेल्ड में रीड कर लेना फ्रॉम द नोट्स दैट यू हैव, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11 हमने देखा कि एक नया एडिशन था कि हाउ द रिपोर्टिंग एंटिटीज विल आइडेंटिफाई द क्लाइंट। सेक्शन 12 हमने देखा ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने अपील्स का पार्ट देखा, हमने स्पेशल कोर्ट का पार्ट देखा, हमने ये देखा कि अगर एविडेंस फॉरेन स्टेट में अवेलेबल है तब क्या करना है। तो ये सारी चीजें हमने फॉर्मूला के अंदर देखी, दैट इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज मेनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी क्वेश्चन आएगा मेनली इस पार्ट से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप रिवाइज कर लो इस चैप्टर को अच्छे से, डिटेल्ड में एक बार गो थ्रू कर लो इस चैप्टर को, बिकॉज ये चैप्टर पेपर 4 में भी काम आने वाला है, पेपर 6D में भी काम आने वाला है। फॉर्मूला के बहुत अच्छे वॉइस क्लिप्स भी अवेलेबल है। फॉर्मूला का जो वॉइस क्लिप है वो भी काफी अच्छा है। प्रोविजनल अटैचमेंट के ऊपर भी मैंने एक वॉइस क्लिप बनाया हुआ है, वो भी आप साथ में रेफर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ फॉर्मूला के क्रक्स को डिस्कस करना था, ये इंश्योर करना था कि आधे घंटे के अंदर आप पूरा फॉर्मूला क्या कर लें, रिवाइज कर लें। तो होपफुली दिस lecture was beneficial for you all and you all have derived the benefit out of it. All the best.